हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ बहुत ही ज़रूरी चीज़ें, कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं। जो भी लेडीज़ हैं जो कंसीव करना चाह रही हैं बट साल 2 साल हो चुके हैं, 3 साल हो चुके हैं या काफ़ी लंबा समय हो चुका है और वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं। तो मैं अभी मेरे साथ ऐसा हुआ कि स्टार्टअप में 2 टाइम्स मैं कंसीव की, देन फिर वो मिसकैरेज में कन्वर्ट हो गया, मिसकैरेज हो गया मुझे। उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया एक टेस्ट का। मैं लगभग 3 से 4 महीने पहले जब डॉक्टर के पास गई थी तो उन्होंने मुझे एक ब्लड टेस्ट के लिए सजेस्ट किया था, जो कि एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट था जिसमें, क्योंकि मुझे पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम है, तो मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया आफ्टर मतलब पीरियड के जो आपका 2 से 3 दिन का जो समय होता है उस समय में आपको ये इंजेक्शन लगवाना है, मतलब ये एक टेस्ट करवाना है, सॉरी, एक ब्लड टेस्ट करवाना है। तो मुझे स्टार्टअप में नॉलेज नहीं था कि ये ब्लड टेस्ट मुझे कब करवाना है। तो मेरा जैसे ही पीरियड आया मैं सेकेंड डे गई अपोलो हॉस्पिटल, और वहाँ पे मैंने ये टेस्ट के लिए पता किया, मुझे वहाँ टेस्ट करवाना था, तो मैं वहाँ चली गई। देन वहाँ पे मुझे पता चला कि ये जो टेस्ट होता है ये खाली पेट में किया जाता है, मॉर्निंग में होता है, या फिर अगर आप खाली पेट नहीं है तो कम से कम ये 6 से 7 घंटे का गैप होना चाहिए खाना खाने के बाद का। तो उस वक्त मैं जस्ट खा के ही चली गई थी, तो मुझे आइडिया नहीं था। तो फिर मैंने सेकेंड डे थर्ड डे जब मेरा पीरियड का था तब मैंने वो टेस्ट करवाया। तो मेरे परिचय के एक भैया थे, उन्हें मैंने कॉल लगा के इस चीज़ के बारे में पता किया। उन्होंने बोला कि मेरे लैब में हो जाएगा, कोई भी लड़की आके आपका टेस्ट कर लेगी। तो वहाँ से एक स्टाफ आई और उन्होंने मुझे मॉर्निंग में ही मेरे ब्लड का एक सैंपल लिया और वो ले जाके वो टेस्ट किया। वो रिपोर्ट मुझे विदिन 1 वीक में मुझे मिल गई थी, और उसमें सारी रिपोर्ट्स मेरी नॉर्मल थी, मुझे कोई भी इशू उसमें नहीं था। तब मैंने अपने डॉक्टर के पास मैं गई और मैंने अपने डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने बोला कि सारी रिपोर्ट्स तो नॉर्मल है। प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है एक, वो हार्मोन मेरा उस वक्त भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ था। तो गाइज़ ये हार्मोन जो बढ़ता है वो इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि या तो हम खाने पीने में मतलब प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं लेते हैं, वाइटमिन्स प्रॉपर नहीं होती हमारी बॉडी को, हम प्रॉपर मतलब डाइट नहीं दे पाते तो भी ये बढ़ता है, या फिर ओवर स्ट्रेस की वजह से भी बढ़ जाता है। तो मेरा जो ये टेस्ट था वो मुझे मुझे जैसा रियलाइज़ होता है, क्योंकि मैं कंसीव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इच्छुक थी। मुझे चाहिए था कि मेरी शादी को इतना वक्त हो गया है, मैं कंसीव करूं। तो मुझे ये प्रॉपर स्ट्रेस बना रहता था कि मेरी शादी को इतना समय हो गया है और मैं कंसीव क्यों नहीं कर पा रही हूँ। मतलब मैंने 2 बार कंसीव किया था और दोनों बार मेरा मिसकैरेज हो गया था, और उसके बाद मुझे कंसीव ही नहीं हो रहा था। तो मैं बहुत ही ज़्यादा प्रेशर रहता था मुझ पे, मुझे काफ़ी ज़्यादा हेडेक होता था, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, तो बहुत स्ट्रेस में थी। तो गाइज़ ये स्ट्रेस की वजह से भी प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होता है वो आपका कई बार बढ़ जाता है, बट मेरा कुछ ज़्यादा ही, मतलब उस समय उतना ज़्यादा नहीं था। मेडिसिन मुझे मिली थी, मैंने मेडिसिन लिया था तो मुझे रिकवर हो गया था। और डॉक्टर ने मुझे 3 मंथ की कुछ मेडिसिन दी थी। वो 3 मंथ के बाद मुझे एक टेस्ट करवाना था, HSG टेस्ट। तो 3 मंथ होते ही मैं, मतलब मुझे डॉक्टर ने कहा था कि जैसे ही आपका 3 मंथ कंप्लीट हो जाएगा और पीरियड का जब आपका 5वां से 10वां दिन के अंदर आपको ये टेस्ट करवाना होता है। गाइस ये HSG टेस्ट होता ये है कि आपके जो यूट्रस की जांच की जाती है, इसमें एक डाई डाल के इंसर्ट किया जाता है, उस डाई को आपकी बॉडी के अंदर वजाइनल एरिया के थ्रू इंसर्ट किया जाता है, और फिर वहाँ पे वो डाई पूरी तरह से फैल जाती है। ये इसलिए किया जाता है ताकि पता चल सके कि आपकी बॉडी में, मतलब आपकी जो यूट्रस है वहाँ पे जो ब्लॉकेज वगैरह तो नहीं है। अगर हल्की फुल्की ब्लॉकेज होती है एकदम माइनर सी, या कुछ कचरा फंस गया होता है तो वो उससे मे बी निकल जाता है। अदरवाइज़ डॉक्टर अगर उसमें भी रिपोर्ट क्लियर ना हो तो डॉक्टर्स उसके लिए सर्जरी करते हैं। तो मुझे ये टेस्ट 3 महीने बाद करवाना था, अपने पीरियड के 5वें से 10वें दिन के अंदर। पीरियड के स्टार्टअप में ये टेस्ट नहीं करवाया जाता है। डॉक्टर्स भी इसके लिए आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको ये टेस्ट कब करवाना है। तो मुझे मेरी डॉक्टर ने, मेरी गायनिक ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप ये टेस्ट अपने पीरियड के 5वें से 10वें दिन के अंदर अंदर करवा सकते हो। तो 5th डे से, पीरियड का जो 5वां दिन होता है, 5वें दिन से मुझे एक कुछ मेडिसिन चलाए गए थे, जिसमें एक तो गैस के लिए था जो एम्प्टी पेट में लेना था, एम्प्टी स्टमक में लेना होता है। उसके अलावा 2 और थे मेडिसिन्स, जो कि एक 5 दिन का था, एक 2 दिन का था, और एक सिरप था।
बस इतनी चीज़ें थी और मैं उसे स्टार्ट कर चुकी थी जैसे मेरे पीरियड का 7th डे आया। क्योंकि देखिए जनरली सबका ही मे बी जनरली सबके जो पीरियड्स होते हैं वो 5 डेज़ या 6 डेज़ में कंप्लीट हो जाते हैं। तो उसके बाद ये टेस्ट करवाना होता है। तो मैं गई अपनी गायनिक के पास ये टेस्ट के लिए। तो मुझे इस बारे में कोई भी नॉलेज नहीं था, मतलब ये HSG टेस्ट होता क्या है, कैसे होता है। क्योंकि जब इसकी दवाई मैं लेने गई थी तो मुझे वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इस टेस्ट में शायद पेन होता है और ये इंटरनल टेस्ट होता है। तो इंटरनल टेस्ट कैसे होगा, क्या होगा, मुझे कोई नॉलेज नहीं था। मैं पूरी ब्लैंक थी इस मामले में। और अगर मैं सर्च भी करती थी तो मेरे हस्बैंड मुझे बोलते थे कि नहीं, तुम ये सब देख देख के ही डर जाती हो, इसलिए ये सारी चीज़ें मत करो। तो मैं नहीं कर रही थी। अब मुझे जाना था, मुझे ये नॉलेज नहीं था कि ये खाली पेट जाना है या कैसे। तो मैंने सीधे वहाँ स्टाफ के पास फ़ोन किया। मैंने पूछा क्या मुझे खाली पेट में ये टेस्ट करवाना है या कुछ खा के मैं जा सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खा सकते हैं। तो अगर आप भी HSG टेस्ट के लिए जा रहे हैं तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी, हल्का फुल्का खा सकते हैं आप, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन एकदम भारी सा कुछ नहीं खाना है क्योंकि ये इंटरनल टेस्ट होता है। एकदम भारी नहीं, बट हल्का फुल्का कुछ खा के जाइए। और साथ ही 2 मेडिसिन खा के जाना था। एक एसिडिटी वाली जो खाली पेट में खाए जाते हैं, एक और उन्होंने मुझे मेडिसिन दी थी तो जो कि कुछ खाने के बाद आपको खाना है। तो मैं ऐसे ही कुछ हल्का सा खा ली थी और उसके बाद वो मेडिसिन खा के मैं चली गई थी। उसके बाद ये टेस्ट हुआ मेरा। और ये जो टेस्ट होता है ये कैसा होता है मैं आपको बताऊंगी। मुझे इसके लिए सबसे पहले तो मैं अंदर गई और हमने एक्सरे रूम, क्योंकि एक्सरे रूम में ये टेस्ट होता है, एक्सरे लिया जाता है। तो उन्होंने मुझे मैंने बिलिंग वगैरह करवाया। मैं आपको बता दूंगी बिलिंग के जो भी खर्चे आए थे टेस्ट के लिए। तो मैंने बिलिंग वगैरह हमने करवाया, मैं और मेरे हस्बैंड गए हुए थे। बिलिंग वगैरह करवाया और उसके बाद फिर हम एक्सरे रूम की ओर गए। वहाँ पे वेटिंग हॉल में हम काफ़ी देर तक बैठे हुए थे क्योंकि काफ़ी लेडीज़ों का चल रहा था ये ट्रीटमेंट। उसके बाद वहाँ से मेरा नंबर आया, मुझे बुलाया गया, मैं गई। और मैंने वहाँ जो स्टाफ थे उनसे बस मैंने इतना पूछा कि मैम क्या इसमें पेन होता है। उन्होंने मुझे सामने से रिस्पॉन्स किया कि यस, विदाउट पेन कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो हाँ, उन्होंने मे बी करेक्ट ही कहा। तो मैं गई, फिर सडन मुझे कहा गया आप जाइए चेंजिंग रूम में चेंज करके आइए। मैं चेंजिंग रूम में गई, चेंज करके आई। फिर उन्होंने मुझे एक इंजेक्शन लगाया, इंजेक्ट किया गया। कमर के पास एक इंजेक्शन लगाया जो कि पेन का था। कई लोगों को इसके लिए एनेस्थीसिया वगैरह भी दी जाती है, तो मुझे ऐसा कुछ दिया नहीं गया था, मुझे बस पेन के लिए इंजेक्शन दिया गया था। मैंने पेन के लिए इंजेक्शन लिया और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे बोला कि कुछ इस तरह से बैठ जाइए। पोजीशन ये पिक्चर में आप देखेंगे किस पोजीशन में मुझे लेटाया गया था। इस पोजीशन में मुझे लेटा के वो उन्होंने पहले तो वर्जाइनल एरिया को क्लीन किया। वर्जाइनल एरिया क्लीन करने के बाद उन्होंने एक चूड़ी जैसा कुछ होता है जिसको आपके वर्जाइनल एरिया में डाला जाता है, इंसर्ट किया जाता है और उसके बाद उसको फैलाया जाता है जिससे आपका वर्जाइनल एरिया का जो साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, ताकि जो उन्हें दवाई डालनी है वो अंदर इंसर्ट कर पाएँ अच्छे से। और अगर आप थोड़ा भी हिलते हैं या बॉडी को अपना कड़ा कर लेंगे तो इससे दिक्कत हो जाती है, उन्हें वापस से वो टेस्ट करना पड़ता है और आपको वापस वही पेन सहन करना पड़ता है। ये बोला ज़रूर जाता है कि वो इंजेक्शन से पेन नहीं होगा, बट ऐसा कुछ होता नहीं है क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। क्योंकि जब मुझे ये इंजेक्शन दिया गया और उसके बाद जब मेरा ट्रीटमेंट चालू किया गया तो मुझे ये पेन होने लगा। साथ में आप जहाँ पे लेटे होते हैं ना, ऊपर में एक्सरे की मशीन होती है, कुछ इस तरह से वो एक्सरे की मशीन होती है और वहाँ पे आपको लेटा दिया जाता है। फिर उनके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो ये इंस्ट्रूमेंट है आप अच्छे से देख लीजिए। ये सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसे वर्जाइनल एरिया फैलाया जाता है। एक पाइप जैसा होता है जो आपकी यूट्रस के अंदर इंसर्ट किया जाता है और उसके पीछे में एक सिरेंज होती है, उसमें डाई डाला गया होता है। उस डाई को उस पाइप के थ्रू आपके यूट्रस के पास लेके जाया जाता है, यूट्रस में इंसर्ट किया जाता है कि आपकी बॉडी में, मतलब आपका जो यूट्रस है वो ब्लॉकेज तो नहीं है या फिर कोई इशू तो नहीं है, ये देखने के लिए। क्योंकि एक्सरे की मशीन है, अगर आपकी हड्डियाँ होती हैं तो वो तो प्रॉपर एक्सरे मशीन में आ जाती है, बट यूट्रस जहाँ पे हड्डियाँ वगैरह होती नहीं है ना, तो इसके लिए डाई डाला जाता है ताकि उनको प्रॉपर पता चल सके कि कोई इशू तो नहीं है आपके इंटरनल बॉडी में। तो
गाइस इसमें पेन होता है और काफ़ी ज़्यादा पेन था। बाकियों का मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं, बट मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी हो चुकी थी जब उन्होंने मुझे ये डाई डाला था, क्योंकि ये मैं फ़ील कर रही थी कि किसी ने मेरे नेवल्स तक कुछ अंदर में डाल दिया है। और काफ़ी ज़्यादा मतलब मुझे पेन होने लगा था। मैंने डॉक्टर से कहा कि मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा उस वक्त पेनफुल सिचुएशन में थी, बट मैं बिल्कुल भी हिली डुली नहीं थी और अपनी बॉडी को मैंने कड़ा नहीं किया था। तो काफ़ी अच्छे से हो गया था मेरा ये ट्रीटमेंट। उसके बाद जब हम उन्होंने फिर वो जितने भी इंस्ट्रूमेंट अपने मेरी बॉडी के अंदर इंसर्ट किए थे उन्हें उन्होंने निकाला। साथ ही साथ थोड़ा सा डाई मुझे ऐसा फील हुआ कि निकल आया साथ में, क्योंकि ये डाई निकल के आता ही है अगर आपके कोई ब्लॉकेज नहीं है कहीं भी, तो वो पूरी तरह से साफ़ होके निकल जाता है। हल्का फुल्का अगर ब्लॉकेज होता है तो वो डाई के माध्यम से ही सही हो जाता है। और इससे प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ते हैं या नहीं, तो हाँ, इससे प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर हल्का ब्लॉकेज है तो प्रेगनेंसी के 25% चांसेस बढ़ जाते हैं, ऐसा डॉक्टर्स भी कहते हैं। बट अगर आपकी गायनिक आपको सजेस्ट करती है तो आप ये करवाइए, अदरवाइज़ करवाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा गायनिक सजेस्ट करे वही काम आप करवाइए। मैं बस अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने ऐसा करवाया। उसके बाद मुझे उन्होंने एंटीबायोटिक दिया और मुझे वहाँ से उठा के व्हील चेयर पे बैठा दिया। व्हील चेयर पे बैठा के मेरे कपड़े चेंज किए गए। तो मैं आपसे ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आप इस टेस्ट के लिए जा रहे हैं, एचएसजी टेस्ट के लिए अगर आप जा रहे हैं, तो कुछ गाउन जैसा या सूट जैसा पहन के जाइए, ताकि आपको बाद में पहनने में उसे दिक्कत ना हो। और इससे हल्की सी स्पॉटिंग आती है, ब्लड की स्पॉटिंग आती है, मुझे भी आई थी। तो मैं डर गई थी कि मुझे मतलब अभी तो मेरा पीरियड ख़त्म हुआ था और सडन से ये क्या हो गया। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला हल्की फुल्की स्पॉटिंग रहेगी, उसके बाद वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तो गाइस ऐसा हुआ। लगभग मुझे हाफ आवर तक वो स्पॉटिंग हो रही थी और देन फिर वो ठीक हो गई थी। मुझे वहाँ से व्हीलचेयर में उठा के कपड़े वगैरह पहना के मुझे लेबर रूम में शिफ्ट कर दिया गया। इसके लिए आपको एडमिट वगैरह बिल्कुल नहीं करते हैं, एडमिट होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद वो क्या है, 1 से 2 घंटे आप वहाँ पे रिलैक्स करवाते हैं लेबर रूम में। उसके बाद आपको अपने घर भेज देते हैं, अगर आप खुद से चल के जाने की कंडीशन में हैं तो। और आपको एक और चीज़ सजेस्ट करूँगी, अगर आप एचएसजी टेस्ट के लिए जा रहे हैं तो प्लीज़ बाइक या फिर ऑटो वगैरह में ना जाएं। प्रेफर करें कार से जाना और कार से आना, क्योंकि इसमें तकलीफ़ रहती है। तो डॉक्टर्स भी यही सजेस्ट करते हैं कि आप 4 व्हीलर का यूज़ करें। तो हम लोग भी कार से ही गए थे और मुझे इस बारे में कोई नॉलेज भी नहीं था, तो मुझे समझ में ही नहीं आया था मुझे करना क्या है। और उसके बाद फिर मैं तो चलने की सिचुएशन में नहीं थी, मेरे हस्बैंड मुझे सहारा दे के घर तक लेके आए। और उसके बाद आते ही मतलब मैं तो सीधे बेड पे आ गई थी। मैं लगभग साड़ी वाड़ी तो 2-3 दिन हो गया था, मैं साड़ी वगैरह भी नहीं पहन पा रही थी, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर पहनो यहाँ पे स्टमक के एरिया में अगर पेन हो रहा तो ऐसा लगता था वो दबा रहा है उस चीज़ को, बहुत पेनफुल हो रही थी वो चीज़ें। मुझे तकलीफ़ थी, मुझे 2 से 3 दिन तक इस चीज़ में तकलीफ़ होती थी। मतलब मुझे उठने बैठने में दिक्कत होता था, मैं प्रॉपर इस तरह से जैसे सोफे में बैठी हूँ मैं इस तरह से बैठ नहीं पाती थी। और मैं कुछ समय के लिए तो क्लासेस वगैरह भी मैंने बंद करवा दिया था, बच्चों को मैं बुलाती ही नहीं थी और आराम से मैं रिलैक्स कर रही थी। और मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने लग गया था कि अब रिपोर्ट में क्या आएगा। रिपोर्ट इसकी तुरंत नहीं मिलती है, कई बार आपको ये शाम तक मिल जाती है तो कई बार आपको सेकेंड डे मिलती है। तो मेरी रिपोर्ट सेकेंड डे आई थी। मेरी रिपोर्ट में क्या आया था, कैसे आया था, ये सारी चीज़ें अगर आपको जाननी है तो मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊँगी और डॉक्टर ने उसके बाद मुझे क्या सजेस्ट किया ये भी आपको बताऊँगी। उसके बाद मैं सेकेंड डे फिर गई रिपोर्ट मिलने के बाद डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन दी और उसके बाद 3 से 4 दिन हो गया है। आज मैं काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील कर रही हूँ। हाँ, उठने बैठने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर्स जो मना करती हैं वो आपको 3 दिन तक कोई भी हैवी चीज़ नहीं उठानी है, लाइक आपको 1 मग्गा पानी तक आपको नहीं उठाना है, ऐसा रहता है। और खाने पीने में ऐसे कोई चीज़ें मना नहीं की जाती हैं, पर फिर भी कोशिश कीजिए, क्योंकि ये ठंड का मौसम है और इस मौसम में मैंने ट्रीटमेंट लिया था तो मुझे पेन इस वजह से भी शायद ज़्यादा था। तो अगर इस पर आप और वीडियो देखना चाहते हैं या और कोई जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको बाकी डिटेल्स भी फिर बता दूँगी। और जब तक आपकी जो डॉक्टर हैं, गायनिक हैं, वो आपको अगर किसी चीज़ के लिए सजेस्ट नहीं करती हैं तो ना करें। और ये ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट टाइम मम्मा बनना चाहती हैं, कंसीव करना चाहती हैं,
उन्हें ही ये टेस्ट किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि एक बेबी होने के बाद लगभग 7-8 साल हो गए हैं, आप सेकंड बेबी का प्लानिंग कर रहे हैं बट आपको हो नहीं पा रहा है, तो भी आप ये ट्रीटमेंट ले सकती है अपनी गायनिक की सलाह से। अपनी गायनिक से एक बार डिस्कशन करके, अगर आपकी गायनिक बोलती है ये मुझे ये ट्रीटमेंट लेना है या फिर आपको ये ट्रीटमेंट लेना चाहिए, तो ही लीजिए। क्योंकि मैंने वहाँ पे देखा था, एक लेडीज़ थी जिनका 8 साल का बेबी था और वो 5-6 साल से प्लान कर रही थी, तो वो भी सेम प्रोसेस के लिए आई हुई थी। तो हाँ, इससे 25% चांसेस ज़रूर बढ़ जाते हैं आपके कंसीव करने के। और अगर कोई प्रॉब्लम होती भी है तो डॉक्टर उसके लिए भी आपको कुछ चीज़ों की सलाह देते हैं। और उसके बाद फिर मुझे एक और टेस्ट के लिए बोला गया था, वो टेस्ट मैंने करवा लिया था। तो वो टेस्ट क्या था और उसके अबाउट अगर आपको जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है और मेरे द्वारा जानकारी दी गई ये आपके लिए अगर हेल्पफुल है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ नहीं तो यार, एक लाइक तो बनता है ना, एक लाइक कर दीजिए यार, बस। थैंक यू।